जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारा क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है, इनमें लेसन नंबर 2 है, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व है। इसमें हम देखेंगे अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इस लेसन के एबेसैदा रेगिस्तान आपको पहले बता दिए गए हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर एक है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है और एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के बारे में जॉर्ज बी क्रेसी का कथन लिखिए। बड़ा शानदार प्रश्न है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के बारे में जॉर्ज बी ने क्या कहा था? एक तो आप डिफिनेशन है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लिखना, अन्यथा गलत हो जाएगी। दूसरी, जो बुक में दी हुई है आपको ज्यों की त्यों उतारनी है, बीच में कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ हटाना नहीं है। तो देखिए, जॉर्ज बी ने क्या कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग और यानी कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। सीधी सी बात है, इन्होंने कहा है कि एशिया के अंदर बहुत अधिक स्थान है, वहाँ पर लोग रहते हैं यानी कम, और जहाँ कम स्थान है वहाँ पर लोग रहते हैं अधिक। ये डेफिनेशन है जॉर्ज बी की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक डेफिनेशन दी है और पूछा है कि ये कथन किसका है। वो है कि सवर्ण यानी सोने से नहीं, वर्णन केवल स्त्री और यानी जो पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यह कथन किसका है? राल्फ वाल्डो इमर्सन का है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने यह कहा है कि कोई देश सोने से महान और मजबूत नहीं बन सकता, जबकि वो राष्ट्र महान और मजबूत बनेगा वहाँ के लोगों से, वहाँ की स्त्रियों और वहाँ के पुरुषों से। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जनघनत्व से क्या अभिप्राय है एवं इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? बड़ा शानदार प्रश्न है। जनघनत्व किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये मेरी है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनघनत्व कहते हैं। व्यक्तियों की संख्या को ही जनघनत्व कहते हैं। ये आपकी बुक में दी हुई है कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात ही जनघनत्व कहलाता है। तो आप कोशिश ये करना अपनी बुक वाली याद करने की कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात ही जनघनत्व कहलाता है। अब आपको जनघनत्व का सूत्र लिखना हो तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं क्या सूत्र होगा। आप लिखोगे जनघनत्व बराबर है, ऊपर जनसंख्या आ जाएगी और नीचे क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या लिखोगे? जनघनत्व बराबर है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल है। यहाँ पर आपको ये सूत्र लिखना है। कई बार एक बार एग्जामिनर ने दे दिया था प्रश्न है लगभग 2015 में कि कोई प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल दे दिया अगले ने 100 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ की जनसंख्या दे दी 1,50,000 और ये पूछ लिया कि इनका जनघनत्व ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना आना चाहिए कि ऊपर तो आप लिख दोगे 1,50,000 जो जनसंख्या है वो, और नीचे लिखोगे क्या? नीचे लिखोगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? मान लो 100। तो अब आप इनको एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, बाकी जो बचेगा आपका लगभग
1500, वो उस प्रदेश का क्या आ जाएगा, जनघनत्व आ जाएगा। तो ये याद रखना सूत्र है और इनको किस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वितरण या जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बड़ा प्रश्न था, इसलिए मैंने इनका उत्तर तो लिखा नहीं है। बुक में पेज नंबर है 8 पर इसका उत्तर दिया हुआ है। तो देखिए एग्जामिनर शायद इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछता है, और यदि पूछ भी ले तो आपको इतने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। जनसंख्या वितरण और जनघनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला कारक है भूगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, और जो तीसरा है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जो भूगोलिक कारक है इसमें है 3, जल की उपलब्धता है 1 नंबर, 2 नंबर भू आकृति है, 3 नंबर जलवायु है, और 4 नंबर मृदा है। इनका आपको वर्णन करना है। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि जनसंख्या वितरण या जनघनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों को समझाइए। तो आपको केवल और केवल भौगोलिक कारकों को समझाना है। कई बार एग्जामिनर आर्थिक कारक पूछ लेता है केवल। आर्थिक में जैसे माइनिंग आता है, माइनिंग मतलब खनिज, और नगरीकरण आता है, और औद्योगिकरण आता है। इनका आपको वर्णन करना पड़ेगा। और फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऊपर मेरी डेफिनेशन है, नीचे आपकी बुक की डेफिनेशन है। क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों के बीच होने वाला जन परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। आपकी बुक में दी हुई है कि किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और जनसंख्या वृद्धि दर को प्रतिशत के अंदर व्यक्त किया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है इंपॉर्टेंट, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो यदि आपको धनात्मक समझ में आ जाएगा तो आपकी ऋणात्मक भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से क्या तात्पर्य है। जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए। 2 समय अंतरालों का यह मतलब है कि जनगणना है वो 10 वर्षों में एक बार होती है। जैसे जनगणना 2001 में हुई थी और फिर जनगणना 2011 में हुई, तो ये 2 समय अंतराल हो गया। जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए। मान लो 2001 में जन्म लिया 100 बच्चों ने, 2011 में 200 बच्चों ने जन्म लिया मान लो, और मरने वालों की संख्या नाम मात्र रही, तो इसका मतलब वहाँ की जनसंख्या बढ़ी। या फिर उस देश में किसी दूसरे देश से लोग आ गए हो, तो जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में रहने लग जाएं, तो वहाँ पर जनसंख्या में क्या होगी, धनात्मक वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखिए। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के जो 3 घटक हैं उसमें एक जन्म है, दूसरा मृत्यु है, और तीसरा है प्रवास। तीसरा क्या है, प्रवास। तो जन्म, मृत्यु और यानी प्रवास, ये 3 मुख्य घटक हैं। 8वां क्वेश्चन है,
जनसंख्या प्रवास क्या है? जनसंख्या प्रवास क्या है? बहुत आसान प्रश्न है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से चले जाते हैं, उन्हें जनसंख्या प्रवास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्गम स्थान से क्या अभिप्राय है? और अगला क्वेश्चन है, गंतव्य स्थान से क्या अभिप्राय है? तो एग्जामिनर क्या करता है कि कई बार आपको प्रश्न पूछ लेता है कि उद्गम स्थान है और गंतव्य स्थान में क्या अंतर है। ये भी याद रखना, इनमें आपको अंतर भी पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उद्गम स्थान से क्या अभिप्राय है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, जाते हैं, उसी स्थान को उद्गम स्थान कहा जाता है। अब हम बात करें गंतव्य स्थान की, तो जिस स्थान पर लोग यहाँ तो है जहाँ से लोग जाते हैं, और यहाँ है जिस स्थान पर लोग आगमन करते हैं, उन्हें गंतव्य स्थान कहा जाता है। तो इनकी डेफिनेशन भी याद रखना, और इनमें अंतर भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको अंतर भी याद रखना। ये थे इस लेसन में आज 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और भी पर्सन है इसमें जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।